जो हाल खामेनेई का हुआ वही हाल मुनीर का भी होने वाला है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आसिम मुनीर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसका डर और किसका खौफ है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान में भारी दहशत, मुनीर के सामने खुला 3 वॉर फ्रंट। इवन वजीर आजम भी कोई जो बैठे हुए हैं मौजूदा शहबाज शरीफ साहब जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो भी सोच रहे होंगे कि हम किस वक्त पे, हम इस वक्त वजीर आजम हैं या किस वक्त हम फील्ड मार्शल हैं या किस वक्त, किस मुश्किल वक्त मतलब किस मुश्किल वक्त में हम ना बैठे होते। ये टफ टाइम्स हैं, ये आसान टाइम नहीं है। पहला टारगेट ईरान है, अगले नंबर पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ईरानियन स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो उनकी सिस्तान व बलूचिस्तान में है, विच इज़ जहाँ पर जब उनकी अर्बन कंस्ट्रेंट मिलिटराइजेशन की वजह से हो जाएगी, दे विल हैव टू मूव ऑल देयर एसेट्स टुवर्ड्स सिस्तान व बलूचिस्तान। डूरंड लाइन पर पाकिस्तान की चौकियों पर बम बरस रहे हैं। मुनीर की आर्मी फ्रंट छोड़कर भाग रही है, एक के बाद एक चौकियों पर अफगानिस्तान का कब्जा हो रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चल रही लड़ाई में बीते 5 दिन में 40 पोस्ट पर तालिबान अफगान लड़ाकों ने कब्जा किया है। एक 150 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि लगभग 200 पाकिस्तानी सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने अफगान फोर्सेस की जासूसी के लिए स्मॉल इंटेलिजेंस ड्रोन भेजा था, उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया। अफगान हमले के बाद कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक हाथ खड़े करके भागते हुए दिखे। अगले दिन द वेरी नेक्स्ट डे जो अफगानिस्तान के मुजाहिदीन तालिबान जो है, टीटीपी जो है और टीटीए मिलकर 52 चौकियों पर हमला कर देते हैं। आप ये बताइए, कोई मेथड इन द मैडनेस मुझे नजर नहीं आया कि वो मुल्क जिसके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना एयरफोर्स है, ना मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ना रेडार्स है, वो 52 जगहों पर पाकिस्तान के अंदर हमलावर हो जाए। मकसद क्या था कि पाकिस्तान एज एन ऑब्लिगेटरी ऑब्वियसली अ मस्ट काइंड ऑफ रिस्पॉन्ड देगा और इफेक्टिव देगा, और वही हुआ। जब पाकिस्तान ने दिया तो एक दिन छोड़ के अगले दिन आपने देखा कि ईरान पर हमला कर दिया गया। तो मुझे ये लगता है कि इजराइल, इंडिया और अफगानिस्तान और ऑब्वियसली बैक्ड बाय यूएस से ये कनेक्ट हुए हैं सारे डॉट्स। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को वेस्टवर्ड एंगेज किया गया टुवर्ड्स अफगानिस्तान, और ये किया गया ताकि जो हम पिछली दफा, चाहे हमने मॉरली दी थी सपोर्ट, चाहे डिप्लोमेटिक की सपोर्ट दी थी ईरान को, तशक्कुर पाकिस्तान के जो नारे लगे थे, उधर से डाइल्यूट किया जा सके। ये तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा के खैबर जिले की है। यहाँ तिराह घाटी के अकाखेल इलाके में टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान आर्मी की चौकियों पर हमला किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। टीटीपी ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी को अपनी पोस्ट छोड़कर पीछे हटना पड़ा है। जैसी तबाही ईरान में मची है, वैसी तबाही पाकिस्तान में भी मच सकती है। ये तो मुनीर और शहबाज शरीफ की बर्बादी की शुरुआत है, आगे का रास्ता और भी मुश्किल होने वाला है। आसिम मुनीर इस वक्त 1-2 नहीं बल्कि 5 मोर्चे पर घिरा है। ईरान इजराइल वॉर में पाकिस्तान किधर खड़ा रहेगा, इसको लेकर भारी कंफ्यूजन है। अगर वो ईरान के साथ खड़ा हुआ तो अमेरिका नाराज, और अमेरिका का सपोर्ट किया तो पाकिस्तानी आवाम नाराज। इसका इंपैक्ट भी दिखने लगा है। पाकिस्तान में मुनीर मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए हैं। शहबाज के खिलाफ पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतर गई है। तीसरा फ्रंट अफगानिस्तान ने खोला है। हर दिन डूरंड लाइन पर पाकिस्तानी फौजियों की मौत हो रही है। उधर पाकिस्तान के भीतर टीटीपी और बलोच लड़ाकों की जंग जारी है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा भारत का है। अगर ईस्ट से भारत और वेस्ट से इजराइल ने मोर्चा खोल दिया तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना तय है।
और इस टाइम पे एक चीज जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को हॉन्ट करी है वो टू फ्रंट वॉर है, खुदा न खास्ता। एक हिंदुस्तान है और एक अफगानिस्तान है। अब तो ईरान का बॉर्डर भी डालते हैं, अब तो मैरीटाइम बॉर्डर भी डालते हैं, अब तो अंदरूनी 5 फ्रंट है। आपको इंटरनल जो इश्यूज का सामना है और ऑन टॉप ऑफ दैट ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आपको जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमें होश के नाखून लेने चाहिए। मैं ये बतौर एक ऑपोजिशन मेंबर और एक पाकिस्तानी होने के नाते कि पार्लियामान को एतमाद में लेना चाहिए, कंसेंसस डेवलप करके सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त बीच में फंसा है। उसके उत्तर में अफगानिस्तान है जो लगातार पाकिस्तान में अटैक कर रहा है। पूर्व में भारत है तो पश्चिम में ईरान। मुनीर को डर है कि अगर ईरान ये जंग हार जाता है तो ग्रेटर इजराइल बनने पर सबसे बड़ा टारगेट पाकिस्तान ही बनेगा। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के खिलाफ पाकिस्तान में जबरदस्त गुस्सा है। अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रोटेस्ट में 26 पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं। आरोप लग रहा है कि मुनीर ने ट्रंप को खुश करने के लिए ईरान के खिलाफ अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दिया है। मेरी आर्मी की टॉप लीडरशिप से कई मर्तबा बात हुई, मगर फिर भी हमारी फौज ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दिया। यह बहुत गलत है, बहुत शर्मनाक है। ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की फौज पर है। यह वीडियो पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान का है, जहां इजरायल और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 6 बच्चों समेत 13 लोगों को मार दिया गया। लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ लोग खुलकर खड़े हो गए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जो अमेरिका का यार है, जो अमेरिका का यार है, जो बिकने पर तैयार है, जो बिकने पर तैयार है, जो बिकने पर तैयार है। पाकिस्तान में अमेरिकी सेफ नहीं, ये बात अमेरिका को भी समझ में आ गई है। अमेरिका ने लाहौर और कराची के अपने कॉन्सुलेट से गैर आपातकालीन कर्मचारियों और उनके परिवारों को वापस बुलाने का ऐलान किया है। ईरान इजरायल युद्ध पर मुनीर और शहबाज शरीफ के स्टैंड पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा है। पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी आवाम को शांत करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार का दावा है कि उसने ईरान के सपोर्ट में मार्को रूबियो तक से बात की। उसके बाद मेरी बायलैटरल मीटिंग हुई सेक्रेटरी रूबियो के साथ, और उस बायलैटरल मीटिंग में आई टुक अप ईरान का मामला। इशू क्या थी कि जी वो कहते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। ईरान माना हुआ है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, हम इसके लिए तैयार हैं। और हम मीडिएट कर रहे थे कि भाई आप बैठ के इस मसले को हल करें। 12 दिन की वॉर खत्म हो चुकी थी और उनकी रिस्पांस भी पॉजिटिव थी। अगर आपको याद हो तो अगले चंद हफ्तों में, अगस्त में जहां तक मुझे याद है, सदर ईरान के और उनके वजीर खारजा का पाकिस्तान में सरकारी दौरा हुआ। उस दौरे में भी ये सारी चीजें हमने डिस्कस की, अरागची साहब के साथ इलादा की, सदर साहब के साथ कंबाइन की। और पाकिस्तान की कोशिश क्या थी कि किसी तरीके से अफाम व तफहीम के साथ ये मसला हल हो जाए। और ओरिजिनल उनकी डिमांड ये थी कि किसी किस्म की एनरिचमेंट जो है वो ईरान में नहीं होनी चाहिए। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया जाना चाहिए। लेकिन हमने आर्गूमेंट किया इनके लिए कि पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी तो हर एक का हक है। पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश उसकी संसद में उसके ही सांसद कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार पर मीम्स बन रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम और नेता भी जानते हैं कि मुनीर और शहबाज की जोड़ी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। सोशल मीडिया पे एक मीम देख रहा था, उसमें एक बूढ़ा शख्स कह रहा है कि पाकिस्तान ने पहले ईरान को फोन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं, और फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे को फोन किया
और पाकिस्तान को कहा कि भाई आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। सर सिफारती सतह पे तो कोई ऐसी कोशिश की जाए कि इस कत्लेआम को रोका जा सके जो मुसलमानों के बेदर पे है। और हम सब जानते हैं, बखुदा ये हर एक को पता है, चाहे वो कितना भी जिम्मेदार है या गैर जिम्मेदार, कि आपकी बारी है। हमारे साथ पाकिस्तान से खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार आरजू काज़मी हैं, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट फखर यूसुफजई जुड़ चुके हैं, बलूचिस्तान से हमारे साथ ही पीओके एक्टिविस्ट हमारे साथ अमजद अयूब मिर्जा साहब जुड़ चुके हैं, संजय सेरिंग गिलगित बाल्टिस्तान एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अहमद मुस्तखान साहब बलूचिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरजू, अपना घर संभल नहीं रहा, 5 फ्रंट एक्टिवेट करके बैठे हैं और सदन के भीतर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई सऊदी की रक्षा करने के लिए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो भाई इस वॉर में कूदेंगे भी, सुलह मशवरा करने की भी बात कर रहे हैं। कहां से आता है कॉन्फिडेंस? बिल्कुल जाहिर है, जब इन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट किया है तो फिर इनको इस तरह की बात तो करनी ही पड़ेगी। और उस वक्त तो शायद इनको अंदाजा नहीं था कि ईरान वॉर शुरू हो जाएगी या ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इतना बढ़ जाएगा। तो अब यकीनन पाकिस्तान इस मुश्किल में है कि क्या करे, और गवर्नमेंट की तरफ से कहा भी गया है, ईरान को रिक्वेस्ट भी की गई है। जहां तक मैंने देखा है कि जी कहा गया गवर्नमेंट की तरफ से, जो न्यूज़ आ रही थी वो यही कि ईरान जो है वो सऊदी अरेबिया पे अटैक ना करे। लेकिन जाहिर है कि ईरान कोई हमसे पूछकर तो अटैक नहीं करेगा, उनको तो जहां अटैक करना होगा करेंगे। और ये पहले अपने आप को तो बचा लें, क्योंकि जैसा आप देख ही रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी इस वक्त जो हालात हैं, साथ ही साथ KPK और जो पाक अफगान बॉर्डर है वहां पर भी मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं, बल्कि अटैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में यकीनन जो आपकी रिपोर्ट चल रही थी उससे मैं एग्री करूंगी कि पाकिस्तान मुश्किल में है। और ये इतने ज्यादा फ्रंट्स जिन्होंने खुद खोल लिए हैं, कुछ तो अपनी मर्जी से इन्होंने किया है, तो उससे ये कैसे निकल पाएंगे, मुश्किल दिखाई दे रहा है। फखर, ये कॉन्फिडेंस, ये एटीट्यूड कि अपना घर संभल नहीं रहा, 52 चौकियों पर अफगानिस्तान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं, जिस अफगानिस्तान को इतना हल्के में ले रहे थे कि इनके पास रेडार नहीं, एयरफोर्स नहीं, वो क्या हालत बनाए हुआ है उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। अलग अलग फ्रंट खुले हुए हैं और आप वहां पे चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कैसे? कोई पूछ रहा है आपसे? और अगर ईरान आप पे हमला करना शुरू कर देगा, जो कि अभी तक शांति से बैठा हुआ है, कहां से लड़ेंगे आप? ईरान की सुप्रीमेसी हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो मार रहा है। देखिए पिनाज, ईरान बहुत उसकी परफॉर्मेंस जो है ना आउटस्टैंडिंग रही है अभी तक। जो 4-5 दिन गुजरे हैं इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि किसी को भी अब शक नहीं है, इजराइल और अमेरिका को नहीं। हम और आप तो इस तरफ बैठे हुए हैं। लेकिन मसला ये कि पाकिस्तान एक इशू ये सिर्फ ईरान का नहीं है ना। पाकिस्तान ने अभी जब अफगानिस्तान में स्ट्राइक किया है ना, उसके अंदर जो लोग मारे गए हैं वो आम अफगान है, या फिर कहा जाता है हमें कि ये अफगान तालिबान है। तो फिर TTP बीच में से निकल गया। उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि आपने ऑपरेशन तो TTP के खिलाफ शुरू किया था, क्योंकि आप कह रहे थे कि उन्होंने बड़ा नुकसान हमें पहुंचाया, खासतौर पे जो लास्ट ईयर गुजरा है, बड़ा मतलब बहुत नुकसान हुआ है मिलिट्री को, उसकी जो कैजुअलिटीज हुई हैं। तो उसके हवाले से कोई खबर नहीं है अभी। मतलब बाकी लोगों के हवाले से 200 बंदे मार दिए, 300 बंदे मार दिए, 400 बंदे मार दिए। तो ये तो एक फ्रंट खोला हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये फ्रंट आज मतलब 2 दिन पहले इन्होंने खोल दिया तो कल शाम को ये बंद हो जाएगा। ये बंद नहीं हो रहा, और ये बंद इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अफगानिस्तान तो लाजमी सी बात है ना, उनके पास एयर पावर है ना कोई उनके पास और चीज है। वो तो ग्राउंड पे ही लड़ेंगे ना जब उन्होंने लड़ना है। 2001 में जब अमेरिका हवा में था तो उस वक्त तक वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन जब अमेरिका वहां पे उतरा और फिर 21 साल रहा तो 3,500 लाशें जो है उसको ले जानी पड़ी अमेरिका को, यूके को, बाकी जो कंट्रीज है नेटो की, उनको लेके जानी पड़ी। तो ये एक मसला पाकिस्तान ने खड़ा किया। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त भी अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की इस वक्त भी पॉलिसी के अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है। मैं मानता हूं कि सऊदीया के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात है। अभी भी हमारे एक जो स्टेट मिनिस्टर है उनकी एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरेबिया से आज थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है कि तेल नहीं आ रहा यहाँ पे पाकिस्तान में तो क्या करेंगे। लेकिन ये थोड़ी है कि हम उसकी वजह से ईरान को कहें कि नहीं जी आप साइड पे हो जाओ, आपको इजराइल मिसाइल मार रहा है, आपके ऊपर हमले कर रहे हैं, आपके एक स्कूल की 150 बच्चियां जो है वो मार दी गई हैं, लेकिन किसी के कान पे जू तक नहीं रहेंगे। देखिए आवाम जो है ना वो ये नहीं देखती कि आपके ताल्लुकात किसके साथ अच्छे और किसके साथ बुरे हैं।
वो ये देखते हैं कि भाई इस वक्त चल क्या रहा है। पाकिस्तानी अवाम भी तकरीबन इसी तरह की सिचुएशन को देख रही है। और जो आपने अभी कुछ लोगों के कमेंट सुनवाए, जो पार्लियामेंटेरियन थे, पटेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो खुद तो बोल रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से जब कल पूछा गया कि भाई आपका क्या स्टांस है खामनेई साहब की जो असैसिनेशन हुई है, तो मुकम्मल तौर पे खामोश है। उन्होंने ना हाँ की ना की, वो चू नहीं निकालते मुंह से। आसिफ जरदारी साहब ने 2 घंटे जो है ज्वाइंट सेशन से खिताब किया, उसके अंदर उन्होंने कौन सा जिक्र किया किसी चीज का? डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उन्होंने कोई बात की? उन्होंने नेतन्याहू के ऊपर या इजराइल या अमेरिका के ऊपर कोई बात की? मैं मानता हूं कि सऊदीया के साथ हम ज्यादा क्लोज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईरान से हम बहुत दूर हैं। ईरान से हम दूर नहीं है किसी तौर पर भी। बेशक हमारा बॉर्डर ना भी लगता होता, अवामी जो एक राय है, आप सोसाइटी में अगर किसी से बात करते हैं तो मेरे ख्याल में बिल्कुल किसी से भी कोई शिया सुन्नी का मेरे ख्याल में डिवाइड इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रहा। सबके सब ये कह रहे कि ईरान के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो उसके ऊपर आप खामोश रहेंगे। ये मसला है पाकिस्तान के लिए, और मेरे ख्याल इसके ऊपर कोई क्लियर पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी। इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी इदारों की और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट या मुख्तलिफ पार्टीज हैं उनकी एक बैठक चल रही है। अब देखते हैं कि उसके बाद क्या मतलब ये एक पॉलिसी लेके आते हैं और एक क्लियर स्टेटमेंट लेके आते हैं कि नहीं। जी, यहाँ पे हमारे साथ अहमद मुस्तखार साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुस्तखार साहब जरा ये बता दीजिए कि जिस तरह से आज इस्लामाबाद, लाहौर, हम बात करें रावलपिंडी, हर जगह मुनीर और शरीफ के लिए मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, जिस तरह से बड़ी तादाद में आवाम सड़कों पे उतर रहा है, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में, पीओके में आवाम इस तरह की आवाजें उठाता तो समझ में आता था। अब लग रहा है कि उनका गिनती के दिन बचे, उनके पास काउंटडाउन शुरू हो चुका है अब उनके लिए उल्टा। ये आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो आसिम मुनीर है ये बिल्कुल पक्का अमेरिका के एजेंडे पे काम कर रहा है। इसको अमेरिकन्स ने ही, ये जो कुछ है अमेरिकन्स के वजह से है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि माइकल कोरेला जो पहले सेंटकॉम चीफ थे, जिन्होंने इनको अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में बहुत भरपूर तौर पर इनको सपोर्ट किया और इनको डोनाल्ड ट्रंप के कैंप में डलवाने में उनका कलीदी किरदार रहा है। और माइकल कोरेला जो हैं वो इजराइल के बहुत बड़े सपोर्टर और डिफेंडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये लोग जो हैं अपने लोगों को झूठ बोलते हैं। ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं झूठे, ये चाहे आसिम मुनीर हो या उनका जो ये शहबाज शरीफ हो। आपने देखा कि शहबाज शरीफ 17 सितंबर को सऊदी अरेबिया गए और सऊदी अरेबिया में उन्होंने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया, और जब वो सऊदी अरेबिया जा रहे थे तो वही अमेरिका के तैयारे F-15 उसमें ये बैठ के ऐसे जा रहे थे जैसे कि ये पंजाब के शहजादे हों। तो वहां जाके इन्होंने जो डिफेंस पैक्ट किया, उससे एक दिन पहले क्या हुआ था? उससे एक दिन पहले सेंटकॉम की चीफ जो है ब्रेट कूपर, वो सऊदी अरेबिया आए हुए थे और उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ, अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने रेड सैंड्स काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज किए। रेड सैंड्स काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज किसके खिलाफ किए? ईरान के खिलाफ किए, कोई इजराइल के खिलाफ तो नहीं किए। ये तो झूठ कह रहे हैं अपने लोगों को। ये 100% सऊदिया के माल पे सऊदी रियाल के ये पुजारी हैं। इनका जो पहले वाला जनरल था जिनका नाम शरीफ है, और सब में बड़े बदमाश जिनका नाम भी शरीफ लगा हुआ है वही है, वो वहां पर बैठा हुआ है। तो यानी सिर्फ मुखौटा पहन रहे हैं ये कि भाई ठीक है, ईरान में खामनेई की मौत का इन्हें दुख है, अफसोस है, अमेरिका को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, इजराइल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, और ये सब कुछ जो पूरा गेम चल रहा है वो अमेरिका बैकडोर से पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा, किस तरह से करेगा, ये सब कुछ तय है। ये आपकी ओपिनियन है। सिंगी सिरिंग साहब जरा ये भी बता दीजिए कि सऊदी में वो कह रहे हैं कि हम भेजेंगे अपनी फौज अगर जरूरत पड़ेगी, सऊदी हमारा बहुत करीब है, वहां होली सिटीज हैं, जान दे देंगे सऊदी के लिए, इस तरह की भी वहां पे एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस आ रहे हैं। भाई फौज होगी तो ही तो भेजोगे ना, कौन कौन से फ्रंट से फौज हटाओगे? हिंदुस्तान के बॉर्डर से हटा लोगे, बलूचों से हटा लोगे, अफगान से हटा लोगे, खैबर पख्तूनख्वा से हटा लोगे, कहां से हटाओगे? फौज कहां से आएगी इतनी? जी पिराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर मुझे मौका दिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है इस वक्त इट्स स्ट्रेचिंग प्रीटी थिन। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो हालात हैं, फिर उन्होंने गज़ा में भी फ़ौज भेजने के वादे किए,
अभी ईरान के लिए भी इनकी खिदमात जो हैं वो हाजिर हैं सऊदी अरब के लिए। उनके जो मिनिस्टर है राना सनाज साहब, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ सिर्फ हमारा स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद ही नहीं है, हमारा तो मक्का मदीना वहाँ है और हम उसके लिए अपनी जान भी दे देंगे। तो ये जो हालात हैं इनके अभी आज ये भी पता लग रहा है कि तुर्की में भी पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं वहाँ भेजे गए हैं ताकि पाकिस्तान की आवाम को ना पता लगे, लेकिन इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, इनकी पार्टिसिपेशन है वो जारी रहे वहाँ के बेसिस से ईरान को कंटेन करने के लिए और ईरान को वॉच करने के लिए, सर्वेलेंस के लिए। बलूचिस्तान के बेसिस भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इनकी जो फ़ौज है इनकी अहमियत दोबारा बढ़ी इसलिए है, जैसे कि आपके बाकी जो स्पीकर्स हैं, पैनलिस्ट, उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मदद की जाए। इसके अलावा पाकिस्तान की और कोई ख़ास इस वक्त अमेरिका को ज़रूरत भी नहीं है। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरा फंसा हुआ है। मुल्क के अंदर इस वक्त जो है ना एनार्की है, एक सिविल वॉर हो रही है। आपने गिलगित बल्तिस्तान में कल देखा कि हज़ारों का जो वहाँ पर मजमा था, वहाँ पर आज तक कहते आते थे कि जी ये जो दहशतगर्दी है इसकी पीछे वर्दी है, लेकिन पहली दफ़ा कल नाम लेकर आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे लगे और बहुत ही गुस्से में है वहाँ के लोग, क्योंकि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी एहतजाज हो रहा है, भारत में हो रहा है या दुनिया के अरब ममालिक में हो रहा है, आपने ये नहीं देखा कि 30-40 लोगों को कत्ल कर दिया गया हो। कल कोई शिया मौलवी साहब थे, वो कराची में कह रहे थे कि मेरे सामने 4 खवातीन खड़ी थीं और वो अनआर्म्ड थीं और वायलेंट भी नहीं थी, ठीक है, चीख रही थी, चला रही थी, और उनको जो है ना वहाँ रेंजर्स ने गोली मार के मेरे सामने 4 खवातीन को मारा। तो ये जो इनकी फ़ौज है ये हर किसी के साथ इस वक्त जो है ना वो नबर्द आज़मा है, अपनी आवाम के ख़िलाफ़ भी है और अपने नेबर्स के ख़िलाफ़ भी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी खुश करना चाह रही है। मतलब अगर आप इतनी सारी 2 नावों पे सवार होते हो, तो हमने सुना था कि 2 नावों पे जो सवार होता है वो आदमी डूबता है, लेकिन इतनी सारी नावों पे सवार हो गए तो फिर डूबना तो मतलब जिसे कहते हैं शोर शॉर्ट ही हो जाने वाला है। अहमद अयूब मिर्जा साहब, जरा ये जो पाकिस्तान, हाँ अमजद अयूब मिर्जा साहब, माफी चाहूंगी, ये जरा आप हमें जानकारी दें कि जिस तरह से यहाँ पर अब पाकिस्तान में जो पैनिक बटन फैला हुआ है, अब उनको डर ये भी है कि भाई अगला टारगेट ईरान की तरफ से वो भी हो सकते हैं, क्योंकि दामन उनका पाक साफ है नहीं और ईरान छोड़ेगा नहीं। देखिए, ये तो बहुत ही मुश्किल है प्रेडिक्ट करना या पेश गोई कि भाई ईरान पाकिस्तान के साथ क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान का जो इस वक्त हालत है वो खासी पतली है। अवाम और सरकार के दरमियान एक क्लीवेज है, यानी कि एक उनके दरमियान एक टूट हो चुकी है। सरकार के सोच कुछ और है, जनता की सोच कुछ और है, और वो आपने देख लिया है। 6 तारीख को पूरे मुल्क में ऐलान किया गया है खमेनाई के हवाले से पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट का मैंने मैसेज देखा था कि 6 मार्च को होगा, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। बाकी पाकिस्तान की पुलिस या फौज का अवाम पे गोली चलाना या मारना ये कोई नई बात नहीं है। पश्तूनों का कत्लेआम, फखर यूसुफ जई साहब बैठे हैं, इनको मुझसे ज्यादा पता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान के जमाने से 400-600 पश्तूनों को एक एक जलसे में इन्होंने शहीद किया है। वली खान का जलसा रावलपिंडी के लियाकत बाग में हुआ, वहां फायरिंग की और सैकड़ों लोगों को वहां पश्तूनों को शहीद किया। तो ये कोई नई बात नहीं है, जाहिर है इट्स अ फाशिस्ट स्टेट। बात ये है कि इस वक्त सवाल ये है कि ये जंग फैल क्यों रही है इस खित्ते में जी, और ये असल में अगर आप इसको देखें जिस अंदाज से ये फैल रही है, तो ये बेसिकली अल्टीमेटली अमेरिका की इंडिया को और चाइना को, दोनों को जो है वो ये एनसर्कल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी जंग का जो फाइनल प्रोडक्ट है या फाइनल टारगेट है वो है टू डिस्ट्रॉय चाइना एंड टू कंटेन इंडिया। लेकिन और अमजद मिर्जा साहब, यहाँ पे सर आरजू को इन्वॉल्व करूंगी। आरजू, यहाँ अमजद साहब कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना को कर्टेल करना पूरा मकसद है और पाकिस्तान मोहरा बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में नजम सेठी साहब तो बहुत पैनिक में है। अभी उनको कुछ दिन पहले हम सुन रहे थे, वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि भाई ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का, इजराइल और इंडिया साथ में आएंगे, अमेरिका की बैकिंग मिलेगी, आपके न्यूक्स ले जाएंगे।
कौन दे रहा है उन्हें इस तरह की खबरें? देखिए, ये तो नजम सेठी साहब ही बता पाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि ईरान की तरह मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इस किस्म का कोई अटैक किया जाएगा या कुछ कहा जाएगा, क्योंकि ईरान उन कंट्रीज में से है जो डट जाते हैं अमेरिका के आगे, जो उनकी बात को नहीं सुनते या अपनी मर्जी से चलते हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को आपने अक्सर ही देखा है कि अमेरिका जो कहता है ये वही करते हैं। वैसे आज सुबह से तो हमारे यहाँ जो टीवी चैनल्स जो दिखा रहे हैं उसमें मोदी जी को दिखाया जा रहा है कि वो नेतन्याहू से गले मिल रहे हैं, और बताया ये जा रहा है कि जो लड़ाई शुरू की गई है वो पीएम मोदी जो है वो कान में बोलकर आ गए। जब इजराइल के विजिट पे गए थे तो भारत हमारे ये भी चल रहा है, तो इसकी तरफ भी देखा जाए तो यकीनन मतलब इंडिया इतना पावरफुल हो गया है कि जहां चाहे लड़ाई शुरू करवा सकता है। हाँ, ये बात आप कबूल कर रहे हैं, ये अमेरिका की बैकिंग नहीं है, ये मतलब इंडिया इतना पावरफुल हो गया है। अलग अलग जो भी समझे, लेकिन हमारे मीडिया पर जो न्यूज चल रही है सुबह से, मैं वो बताना चाह रही थी आपको कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ये लड़ाई छिड़ गई है इसके पीछे जो है वो भारत का हाथ है, जो कि हमारे यहाँ हर जगह ही कहा जाता है। चाहे कुछ भी हो रहा हो तो हम ये जरूर कहते हैं कि ये सब कुछ भारत ने किया है। तो इस वक्त भी यही बात की जा रही है, लेकिन अमेरिका, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका हो या कोई और कंट्री हो वो पाकिस्तान पे ईरान की तरह कोई अटैक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी इस तरह से नहीं बिहेव किया, या इस तरह से पाकिस्तान ने कभी अपना एक पॉलिसी नहीं रखी कि जहां पे वो अमेरिका की बात ना सुने, जो कि ईरान ने रखी है। और उसके लिए यकीनन उनको, मेरा ख्याल है, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ईरान ने एक ऐसी कंट्री होते हुए जिसके ऊपर कई सैंक्शंस थी, बहुत कमजोर समझा जाता था, उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया है अमेरिका को, शायद ये बात अमेरिकन प्रेसिडेंट के भी ख्याल में नहीं होगी। बिल्कुल, उन्हें खुद भी यकीन नहीं था कि किस तरह से उनका प्रोडक्शन जो है मिसाइलों का और इंटरसेप्टर्स बनाने में अमेरिका को जितना वक्त लगता है और उनके प्रोडक्शन में जो वक्त लगता है उसका रेशो जो है वो भी अमेरिका को भारी पड़ रहा है। और जिस तरह से अटैक इतने सटीक हो रहे हैं, ईरान की ये ताकत और कुव्वत की इतनी देर तक वो इस जंग को इस तरह से सस्टेन कर पाएंगे, वो यकीनन चौंकाने वाली बात है। लेकिन इस बीच फखर यूसुफजई साहब, एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और इसका हवाला जो है वो IRGC के सरदार हुसैन निजात साहब है। वो कह रहे हैं कि भाई मुनीर साहब ने उनको फोन किया, माफी मांगी है, क्योंकि ईरान मूड बना चुका था कि एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया है आपने ईरान के खिलाफ, अब अगला हमला पाकिस्तान पे होगा। देखिए बिनाज, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जून में भी हम आपके मीडिया पे ये बात सुनते रहे, जब जून में 12 रोजा जंग रही इजराइल और ईरान की, और कहा गया कि जी पाकिस्तान ने एयर स्पेसिस दी, लेकिन उसके बाद अब्बास अरागची 2 दौरे कर चुके हैं इस्लामाबाद के, और अभी भी 2 दफा पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से उनका राब्ता होना, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान, मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान की पॉलिसी कुछ भी हो सकता है, हमने बहुत ज्यादा हमारी माजी की गलत पॉलिसियां रही हैं, मैं उसको कभी डिफेंड नहीं करता, लेकिन इस वक्त जो ईरान के अंदर सूरत हाल है उसके ऊपर पाकिस्तान, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं कि पाकिस्तान परेशान इस वजह से कि अगर वो कहते हैं ना एक तरफ काई और एक तरफ दरिया है ना, वो आगे और एक तरफ दरिया है, तो दोनों में जाना जो है बड़ा खतरनाक है। पाकिस्तान अगर ऐसी कोई भी कोशिश करता है, एयर स्पेस देता है या कोई और चीज देता है, जो कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त तक पाकिस्तान को, अमेरिका को जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके 13 या 14 ऑपरेशनल बेसिस जो है पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद है, जो हर तरफ से घेरे हुआ है। इब्राहिम लिंकन उनका एक जो शिप कैरियर था उसको पीछे धकेला गया है, हालांकि वो भी बिल्कुल करीब मौजूद था। तो ये सारी चीजें, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी इस किस्म की चीज की जरूरत है ईरान के ऊपर हमला करने की, या इजराइल जिन कंट्रीज के ऊपर से उड़कर आता है वो सबको पता है, वो कोई ये तो नहीं है कि मतलब कहीं और से घूम के इजराइल के जहाज आते हैं। तो ये है कि मसला पाकिस्तान की एयर स्पेस का नहीं, और पाकिस्तान का भी एयर स्पेस, मेरे ख्याल में ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान को ये पता है कि इंटरनली हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ईरान हमला ना भी करे, मुझे नहीं लगता कि ईरान ये करेगा कि पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करे, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत या जो फौज है जो फैसले करती है, उनको एक बात जरूर पता है कि अगर इस किस्म की कोई चीज हुई तो अंदरूनी तौर पर मजीद हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान को देख रहे हैं, कराची प्रोटेस्ट हमने देखा, इस्लामाबाद प्रोटेस्ट मैंने कवर किया, 6 लोग गोलियों से उनकी जानें गई हैं, तो वो गुस्सा खत्म नहीं हुआ, वक्ती तौर पे जरूर मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे कम नजर आ रहा है, लेकिन वो एक तूफान का जिसे कहते हैं कि प्रोटेक्शन दे रहा है कि भाई लोग खामोश ऐसे नहीं हुए, उनको मतलब हॉस्पिटल्स में जब वो जा रहे थे तो वहां पे भी उनके ऊपर शेलिंग की गई। ये सारी चीजें लोगों को पता है, इस्लामाबाद की आवाम को भी पता है, पाकिस्तान की आवाम को भी पता है, न वो ये भूल सकते हैं कि 3 दिन पहले उनके साथ क्या गया है।
तो वो इस वजह से हुकूमत, मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का कोई वो करेगी। हाँ, वो रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त, इतने फ्रंट खुले हुए हैं। जी फखर, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज जो आपने दी थी वही हमने कंफर्म की है, जरा वो पढ़ दूं, फिर आपके पास आती हूं, आपकी बात पूरी सुनूंगी। ईरान युद्ध पर पाकिस्तान में इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ ने आपात बैठक बुलाई है। शहबाज शरीफ ने सांसदों को युद्ध की जानकारी दी है। अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट में चल रही जंग पर चर्चा हुई है, तो यहां पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। फखर, जो आप कह रहे थे 3 दिन पहले जो कुछ हुआ है, अमेरिका की तरफ से अपने काउंसलेट से इमरजेंसी स्टाफ को छोड़कर बाकी सबको वापस बुलवा लिया गया है। बिल्कुल, ये हुआ है, और जितने भी कॉन्सुलेट है लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, वो उसमें कराची में, उनसे उन्होंने अपना जो स्टाफ है उनको कहा है कि आप निकलें और यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के निकल जाएं। और ये भी साथ उस अलर्ट के अंदर ये भी कहा गया है, जो प्रेस रिलीज जारी हुई है एम्बेसी इस्लामाबाद से, यूएस एम्बेसी से, उसमें ये कहा गया कि भाई हमारे मिडिल ईस्ट की जितनी एम्बेसीज वगैरह है उसके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स भी हुई है, मिसाइल स्ट्राइक्स भी हुई है। तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई चीज देखने को मिले। और जिस तरीके के लोगों के अंदर मेरे ख्याल में जो गुस्सा है वो ज्यादा एक थ्रेटनिंग चीज रही यूएस जो एम्बेसी है या जो यूएस गवर्नमेंट है उनके लिए, कि भाई कल को कोई ऐसी और चीज हो सकती है। क्योंकि अगर जिस तरीके से 6 तारीख को फ्यूनरल है इमाम खामनेई साहब का, और फिर मेरे ख्याल यौम शहादत अली जो है 21वां रमजान उसका होता है, उसमें भी बहुत बड़े जुलूस होते हैं पूरे पाकिस्तान में उस रमजान को। तो ये भी एक खतरा महसूस किया जा रहा है कि ये 2 दिन जो है, यानी 21 रमजान जो अभी तकरीबन 1 हफ्ते बाद है, और 6 मार्च को जो फ्यूनरल का दिन है इमाम खामनेई साहब का, तो वो भी एक तदफीन का दिन है। तो उसकी वजह से भी कुछ थोड़ी सी मेरे ख्याल में परेशानी है इंटरनली, के लोगों के अंदर गुस्सा। ठीक है अहमद मुस्तखान साहब, यहां पर जिस तरह से पाकिस्तान के आवाम पर ही अमेरिकी मरीन्स ने गोलियां चलाई हैं, जिस तरह से आज हम सड़कों पे देख रहे हैं, हर तरफ चले जाइए इतना खुल के क्रिटिसिज्म, क्योंकि फौज का डर होता था, पत्रकार आके खुलकर बोलते थे बेबाकी से कुछ, लेकिन मोरलेस यही लगता था कि भाई शरीफ के खिलाफ तो फिर भी बोल लेंगे लेकिन मुनीर के खिलाफ कोई नहीं बोल पाएगा। लेकिन आज हर जगह मुनीर की मुखालफत हो रही है। तो अब जी देखें, हो रहा यह है कि अमेरिका में जो कांग्रेसमैन है रैंडी फाइन ने, आप उनके ट्विटर पे जाके देखें, उन्होंने बहुत जबरदस्त तौर पे डिफेंड किया कि हाँ, इन पाकिस्तान के मुसलमानों को इसी तरीके से मारना चाहिए। वो कांग्रेसमैन है। और दूसरी तरफ विक मेलर हैं जो रोड आइलैंड से कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हाँ भाई देख लें, आज अमेरिका दूसरी जगह पे खड़ा है, आज हमारे मरीन इनके खून इन्हीं के सरजमीन पे बहाएंगे। ये इतने बेगैरत पाकिस्तान के फौज हैं। ये मेरे दोस्त पहले मुझसे कुछ कह रहे थे, भाई ये पाकिस्तान के फौज का काम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के एजेंडे पे काम करना है। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? ये जो अफगानिस्तान में बमबारी हो रहा है रमजान के महीने में, औरतों का, बच्चों का खून बहा रहा है, ये आसिम मुनीर क्या है? इसको आप किस तरीके से, इसने जो कुरान शरीफ हिफ्ज किया हुआ है, ये लैंगले में CIA के हेडक्वार्टर में छपी हुई कुरान शरीफ इसने हिफ्ज किया हुआ है। इंतहाई बेगैरत आदमी है, इसकी डिफेंड ना करें प्लीज। ये बिल्कुल अमेरिका के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और इस वजह से पाकिस्तान का मुंह इतना काला है। और मुझे यकीन है कि हमारे लोग तो इनसे जल्द आजाद हो जाएंगे। और मैं आपसे एक बात करूं, अगर इस्लाम की आप किसी को खिदमत करना है तो उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान खंड खंड हो जाए। बहुत शुक्रिया। ठीक है आरजू, ये कह रहे हैं कि हाफिज जो खुद को कहलाता है मुनीर, ना तो वो इस्लाम का सच्चा साबित हो रहा है, अमेरिका का पपेट बन के हर कोई जो भी हुक्मरान होता है मोरलेस होता है, लेकिन मुनीर ने हद सारी पार कर दी है। और आज जो पॉलिसी फेलियर हो रहा है, ये मल्टी फ्रंट जो खुल गए हैं और आज जिस सिचुएशन में पाकिस्तान है उसके लिए मुनीर ही जिम्मेदार है। देखिए फैसले तो अक्सर सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में जो फैसले किए जाते हैं वो कह लीजिए कि रावलपिंडी से या फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही डिसाइड करती है। और अक्सर तो गवर्नमेंट्स भी यही लाया करते हैं, ले जाया करते हैं, चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना हो। इमरान खान को लाने वाले भी यही थे, हटाने वाले भी यही थे। तो जाहिर है फिर लोग इन्हीं को इल्ज़ाम देंगे जब ये हर चीज़ में दखल अंदाजी करेंगे, हर चीज़ में इंटरफेयर करेंगे, जो कि इनका काम नहीं है। चाहे ये इकोनॉमी भी हो, चाहे बाकी फॉरेन पॉलिसी, और हर जगह जब ये अपने आप को लेके जाएंगे तो फिर उसके बाद इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे।
वरना तो अगर सिविलियन गवर्नमेंट कोई पावरफुल होती और काम कर रही होती तो लोग सिविलियन गवर्नमेंट को इल्जाम देते। लेकिन लोगों को पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक पपेट हैं, या कह लीजिए बहुत ही कमजोर प्राइम मिनिस्टर हैं, अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं कर पाते। इसी वजह से जो है वो इमरान खान भी ऐसे ही थे, उनसे पहले के प्राइम मिनिस्टर्स भी ऐसे ही थे। इसीलिए जो है वो हमेशा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को लोग बात करते हैं और इल्ज़ाम देते हैं। पहले लोग इतना बढ़कर नहीं बोल पाते थे, सोशल मीडिया नहीं था, लोग डर भी जाते थे। अब लोगों ने डरना बंद कर दिया है या कम कर दिया है, क्योंकि कहाँ तक डरेंगे, और ये लोगों को अगर मारेंगे या कुछ भी करेंगे तो ये भी कहाँ तक जाएंगे। इसलिए कि अब 26 करोड़ लोग जो हैं उनको तो ना मारा जा सकता है ना गायब किया जा सकता है, लेकिन शायद इसी तरीके से कोई बेहतर चेंज आए, शायद इसी तरीके से लोगों में जो अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि लोग अब दुनिया के चैनल्स देख रहे हैं, आपके चैनल्स भी लोग देख पाते हैं, तो जाहिर है कि लोगों में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले लोग गलत समझते थे और उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया है। और मैं तो हमेशा होपफुल रहती हैं, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ कभी ठीक हो जाए। चलिए, तो आवाम में शायद आक्रोश फूटेगा जिस तरह से कि इनफ इज इनफ होता है कि भाई हमारी सरजमी पर, हमारी जमीन पर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, और खामनेई जो थे वो तमाम शिया मुसलमानों के लिए वो किस तरह से ये सिर्फ सुप्रीम लीडर ईरान के नहीं थे, वो उनके बहुत करीबी और आजिज थे, तो उनके लिए आप किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो उसको लेकर लाजमी है गुस्सा होना। से हमारे साथ लगातार आरजू जुड़ी हुई हैं, फ़खर यूसुफजई साहब जुड़े हुए हैं, आयुब मिर्जा साहब शायद अभी हमारे साथ चले गए हैं, मुस्कान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सेंगे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह के मल्टी फ्रंट सेंगे सेरिंग साहब पाकिस्तान ने खोल लिए हैं, आपको क्या लगता है कितना लंबा सस्टेन कर पाएगा पाकिस्तान, या फिर एक बार फिर से जो उसकी ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग है उसकी वजह से अमेरिका फिर से उसके लिए सेवियर बनकर आएगा? देखिए, ईरान के हालात के हवाले से अगर आप देखें तो वहाँ पर अमेरिका की और इसराइल की जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। इस वक्त इसराइल चाहता है कि वहाँ पर एक अल्टीमेट जो है ना रिजीम चेंज हो और प्रो अमेरिका प्रो इसराइल गवर्नमेंट आए, और उस वक्त तक जो है वहाँ पर इंगेजमेंट रहनी चाहिए। अमेरिका जो है वो चाहता है कि ये जो न्यूक्लियर उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका जो है उसको एलिमिनेट करके, उसको न्यूट्रलाइज करके, तो 15-20 दिन में ये जो एक वेव है अटैक्स की, इसको ख़त्म किया जाए, और उसके बाद जो है ना अगला स्टेप देखा जाए। अगर आप पोस्ट इस्लामिक रिजीम ईरान को देखें, जिसमें हो सकता है कि प्रो वेस्ट गवर्नमेंट वहाँ आ जाए, तो उसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है उसकी ज़रूरत बढ़ जाती है। मैं ये समझता हूँ किन के लिए बढ़ जाती है, सऊदी अरब के लिए बढ़ जाती है, दूसरे अरब ममालिक के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि जब आपके पास एक ईरान अमेरिका का दोस्त और इसराइल का दोस्त एक ईरान होगा, तो उसके बाद फिर बलूचिस्तान के हालात थोड़े से तब्दील हो जाएंगे, अफगानिस्तान के हालात हो सकता है तब्दील हो जाए, पाकिस्तान के चैलेंजेस बढ़ेंगे। इसके साथ साथ सऊदी अरब की अपनी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान को अपने साथ रखे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसके आने वाले दिनों में अगर उसके ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ अच्छे रहे और दूसरे अरब ममालिक के साथ अच्छे रहे, टर्की के साथ अच्छे रहे, टर्की इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर विनर्स इन दिस सिचुएशन। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आगे जो दिन हैं वो इतने बुरे नहीं हैं ईरान में तब्दीली के हवाले से। हाँ, जैसे कि मैंने अर्ज की कि बलूचिस्तान के हवाले से उनके चैलेंजेस में इजाफा हो सकता है। फखर, एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी। जिस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान को बहुत अच्छे से मालूम है अमेरिका का साथ देना है, सऊदी से दोस्ती बना के रखनी है, ईरान से कोई फायदा नहीं हो रहा था, इस्लाम के नाम पे भले ही मुल्क बना हो, आवाम कितना भी नाराज हो, वहां पे जैसे कहते हैं लिप सर्विस करके थोड़ा ठंडा कर दो मामला, लेकिन अपनी लॉयल्टी उसी जगह रखो जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जो पैसे देता रहे। देखिए, मेरे ख्याल में अगर हम बात करें बिल्कुल सऊदी अरेबिया से, तो हम क्रेडिट पे $1 बिलियन का भी 2026 में वो हमें एक साल के लिए तेल दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान क्या, पाकिस्तान के हर शहर में आपको ईरान की बनी हुई खाने पीने की अशिया, यानी पेशावर इवन इस्लामाबाद में अवेलेबल होती है। तो इससे अंदाजा लगा लें कि ऐसा नहीं है कि ईरान कोई कम इम्पोर्टेंट मुल्क है, बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। सैंक्शंस की वजह से प्रॉब्लम्स रही हैं, 15 साल अमेरिका ने उनके ऊपर जो पाबंदियां लगाई है, तो वो एक मसला है। और हम फिर अमेरिका के सामने गैस पाइपलाइन है हमारी या बाकी मामलात है, वो हम ईरान के साथ ओपनली नहीं कर सकते। तो स्मगल शुदा जो चीजें आती हैं वो तो 25% तो खाली हमारे टोटल जो हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसमें से 25% स्मगल शुदा तेल, ये बाकायदा
जो फाइनेंस कमेटी उनकी रिपोर्ट में आया हुआ है कि ये मौजूद है, तो आप इससे अंदाजा लगा लें ईरान कम इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अमेरिका उसको कम या ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनाता है। अफगानिस्तान कब हमारे लिए बहुत अच्छा था, अब बुरा है, हो सकता है कल को फिर हमारे लिए अच्छा हो। ईरान आज हो सकता है कि अमेरिका के लिए बुरा हो, कल अच्छा हो, तो पता नहीं हमारे साथ उनके ताल्लुकात क्यों। और यही मसला सऊदी अरेबिया या बाकियों के साथ भी है, ये चीजें चेंज यानी होती कुल रहती है। मिलाकर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी ये अमेरिका तय करता आया है और आगे भी तय करता आएगा। पाकिस्तान को किसकी जी हुजूरी करनी है, किससे दोस्ती रखनी है, किसको अच्छा कहना है, ये सब कुछ बिग डैडी पाकिस्तान के अमेरिका ही डिसाइड करेगा, क्योंकि खुद वहां पर तमाम हुक्मरान मानते हैं कि भाई अमेरिका वेंटिलेटर सिस्टम है, उनका सपोर्ट सिस्टम है, उसने हाथ खींच लिए